आज का हमारा टॉपिक है 2.0। टॉपिक का नाम है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि उस समय पे यूरोप में एरिस्टोक्रेसी का क्या हाल था और जो मिडिल क्लास थे उनका क्या हाल था। मतलब कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब कि राजा लोग, धन संपत्ति वाले लोग उस समय पे किस प्रकार का जीवन जीते थे, है ना। ये कब के बारे में बात हो रहा है? तब जबकि यूरोप में राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था, उस समय के बारे में हो रहा है। तो उस समय के बारे में देखेंगे कि आगे उस समय पे राजा महाराजा लोग कैसे रहते थे, कैसे उन लोगों के पास कंट्रोल था, और देखेंगे कि आखिर मिडिल क्लास का क्या उसमें रोल था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप, यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या समझते हो, तो आप बताना एरिस्टोक्रेसी का मतलब है वो लोग जो कि बेसिकली राजा हुआ करते थे और दूसरा उनके पास धन संपत्ति पैसा कौड़ी में कोई कमी नहीं रहता था, और उनका जो रूल करने का तरीका था वो बहुत ही गंदा था। मतलब कि किसी भी आदमी को मन किया उठा के मार दो, किसी को दिल से बाहर निकाल दो, किसी के ऊपर कोड़ा बरसाने लगो, इस प्रकार का। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर एरिस्टोक्रेसी का यानी कि राजाओं लोगों का किस प्रकार का वहाँ पे सिस्टम चलता था। ठीक है, कैसे उन लोगों का जीवन यापन चलता था, किस प्रकार का उनका रुतबा था। देखते हैं क्या कंडीशन था यूरोप में। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट में, सोशली एंड पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेसी वाज ए डोमिनेंट क्लास इन यूरोप, यानी कि समाज में भी और पॉलिटिक्स में भी दोनों तरफ जो कंट्रोल चलता था पूरे यूरोप में वो एक ही आदमी का चलता था, वो था हमारा एरिस्टोक्रेसी, यानी कि राजा लोग, उन्हीं का केवल कंट्रोल चलता था पूरे यूरोप में। ठीक है, आगे दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। देखो ये राजा लोग इतने अमीर हुआ करते थे, इतने अमीर हुआ करते थे कि गाँवों में ना इनका खुद का अपना अपना गाँव होता था। मतलब कि ये पूरा गाँव है तो वो मेरा है, इस प्रकार। देखो यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, इसके पहले ई लगा हुआ है, ई, मालूम चल रहा है। स्टेट का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे बात हो रहा है कंट्री साइड का भी, तो यानी कि राजा लोगों के पास उस समय पे यूरोप में इतना धन संपत्ति था, इतना धन संपत्ति कि उनके जमीन पे ना एक एक दो दो पूरा गांव बस जाता था। सोचो इस तरीके का उनके पास धन संपत्ति हुआ करता था। और शहरों में उनके पास टाउन हाउसेस हुआ करते थे। टाउन हाउसेस का मतलब छोटा मोटा घर नहीं होता है, टाउन हाउसेस का मतलब होता है बीच शहर में एकदम महल टाइप का घर, उनका एकदम बंगलो टाइप। वो भी छोटा मोटा एक दो बंगला नहीं, पूरा सैकड़ों बंगले उनके हुआ करते थे। अब समझ में आ रही है, इस प्रकार का वो लोग अमीर हुआ करते थे। आगे दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। जब उन लोगों का बड़े बड़े लोगों से मीटिंग होता था या फिर जब वो लोग बड़े बड़े और प्रोग्राम में रहते थे तो उस समय पे वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ज़रा समझिएगा इस चीज़ को ना, हम समझाते हैं, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखो बताते हैं, जैसे इंडिया में, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे ना आपको, आप कनेक्ट जल्दी कर पाएंगे। इंडिया में आज भी इंग्लिश बोलना मतलब कि एक तरीके से बहुत ही पर्सनालिटी वाले आदमी को दिखाता है। मतलब ये हो गया कि आप यदि इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंडिया में समझा जाता है कि आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, है ना, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा है। यानी कि भारत में अपने स्टैंडर्ड आपको दिखाना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? इंग्लिश बोलना पड़ेगा। उसी प्रकार से यूरोप में उस समय पे यदि राजा लोगों को अपना स्टैंडर्ड दिखाना पड़ता था ना, तो वो लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि उस समय पे फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज बन चुका था। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन? मुकेश अंबानी। तो क्या मुकेश अंबानी का फैमिली किसी से भी मिलेगा बड़े बड़े आदमी से तो क्या वो कभी हिंदी में बात करेगा? 99% चांस है कि वो इंग्लिश में ही बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना स्टैंडर्ड दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई हम इतने बड़े घर से हैं तो हमको इंग्लिश आता है और हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। क्या कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? तो वो लोग डिप्लोमेसी के लिए यानी कि बड़े बड़े मीटिंग के लिए, बड़े बड़े जब वो लोग प्रोग्राम में होते थे, बड़े बड़े लोगों से बातचीत वो लोग करते थे, वो लोग बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ताकि वो लोग अपना स्टैंडर्ड को शो कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। और जितने भी यूरोप में ना अलग अलग जगहों पे राजा हुआ करते थे वो सबके सब आपस में जुड़े हुए रहते थे। कैसे जुड़ते थे मालूम है? शादी ब्याह से। मतलब कि एक राजा अपने बेटी का शादी दूसरे राजा के बेटे से करवा दिया, तो ये क्या हो गया? राजा का राजा भी रह गया और दोनों का आपस में संबंध भी जुड़ गया, है ना। मतलब कि यूरोप में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो सबके सब आपस में मिले हुए रहते थे। और कैसे मिलते थे? शादी के द्वारा। शादी के द्वारा मतलब क्या? शादी में जाके किसी के नहीं, शादी का मतलब यहाँ पे है कि हम अपनी बेटी का शादी हम आपके बेटे से करवा देंगे तो हमारा फैमिली भी बना रहेगा और
संबंध भी बन जाएगा हमारा, राजा का राजा भी रह जाएंगे। तो ये लोग ना बेसिकली मैरिज के थ्रू अपने आप को कनेक्टेड रखते थे। मतलब ये हो गया कि बड़ा आदमी है तो बड़े के घर में शादी करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट। नहीं, अभी फिलहाल तो हम लोग अभी यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, पूरे यूरोप, देखो यूरोप उस समय, जिस समय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस समय लगभग पूरे वर्ल्ड में जो है ना लगभग राजा महाराजा वाला सिस्टम था। और यदि राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं था तो अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? तो उस समय पे बेसिकली आदमी यूरोप में ना, राजा लोग खास करके अपने परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ने के लिए बेसिकली शादी का सहारा लेता था। यानी कि मान लीजिए हमको यदि अपनी बेटी का शादी करना है तो क्या हम गरीब के हाथ में कर देंगे? नहीं, हम अपना नहीं बता रहे हैं, बेसिकली यूरोप का बता रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप में बेसिकली एक राजा दूसरे राजा के घर में ही अपने बाल बच्चे का शादी करता था ताकि उन लोगों का कनेक्शन मजबूत रहे। ठीक है, आगे, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन समझना ध्यान से, पूरे यूरोप में इन लोगों का संख्या ना बहुत कम होता था। क्योंकि देखो भाई, राजा है तो क्या हर घर में राजा नहीं हो सकता ना। राजा यदि है तो पूरे यूरोप में कितने होंगे? 12-13 को राजा उस समय पे हुआ करते होंगे बेसिकली, है ना। तो ये लोग ना नंबर में कम होते थे लेकिन पैसा कौड़ी में इनसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं होता था। सोचो, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे इंडिया में है। इंडिया में यदि कुछ अमीर घर का नाम लिया जाए तो हम लोग किसका नाम लेंगे? अंबानी का लेंगे, टाटा का लेंगे, महिंद्रा, बिरला, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब का नाम लेंगे हम लोग। ये सब क्या है? हमारे इंडिया के बहुत ही अमीर अमीर घर हैं, अमीर अमीर परिवार हैं। लेकिन ये लोग नंबर में क्या है? बहुत ही कम है। इनका फैमिली कितना होगा? मुश्किल से मुश्किल 5-6 को होगा ये सबका, है ना, जो अमीर अमीर बहुत हैं। लेकिन ये लोग नंबर में कम तो है इंडिया में, लेकिन क्या पैसे धन संपत्ति में भी कम है क्या? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा। उसी प्रकार से यहाँ भी स्थिति था, ये लोग नंबर में बहुत कम होते थे, अमीर तो थे लेकिन नंबर में बहुत कम हुआ करते थे। तो ये किसके बारे में बात हुआ? ये बात हुआ हमारा एरिस्टोक्रेसी के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उस समय के किसान के बारे में कि भाई किसानों का क्या हाल था उस समय पे। देखो लिखा हुआ है, दे वेयर इन मेजॉरिटी। किसान लोग उस समय पे यूरोप में मेजॉरिटी में थे, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या उस समय पे यदि यूरोप में किसी का था तो वो था किसका? किसान लोगों का, आम लोगों का बेसिकली कह सकते हैं। उसके बाद दे वेयर पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी, वो समाज का सबसे गरीब आदमी हुआ करता था। ठीक है, आगे, दे डिड नॉट हैव मच लैंड एंड सम वेयर इवन लैंड लेस। सबसे पहला बात तो किसान है। किसान में भी बहुतों के पास तो ज़मीन नहीं था, और यदि किसी के पास था भी तो बहुत ही कम ज़मीन था। ठीक है, ये हालत था यूरोप में किसानों का उस समय पे। दे वी आर नॉट पावरफुल, वो लोग पावरफुल नहीं थे, कोई भी उनको आराम से दबा सकता था, कोई भी उनके ऊपर अपना हुक्म चला सकता था। ठीक है, आगे, दे वर्कड ऑन द लैंड एंड हाउसेस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। और वो लोग बेसिकली जो है ना, जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोगों का जो ज़मीन हुआ करता था, उनके जो घर हुआ करते थे, उनमें ये लोग बेसिकली काम करते थे। इन लोगों को काम का बहुत पैसा जो है ना कम दिया जाता था, प्लस कभी कभी तो ना भी दिया जाता था, चलो फ्री में काम करो। इस तरीके का इन लोगों का कंडीशन था। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम ना यूरोप में जो अलग अलग क्लास के लोग थे उनके बारे में बता रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि उस समय पे यूरोप में कैसा स्थिति था और कौन से लोगों के पास सबसे ज़्यादा पावर था, इसीलिए हम ये बता रहे हैं। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। तो हम लोगों ने एरिस्टोक्रेसी के बारे में देख लिया, हम लोगों ने पीजेंट्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, मिडिल क्लास का मतलब क्या हुआ? अच्छा बताते हैं। यूरोप में सबसे अमीर कौन? नहीं, यूरोप में सबसे अमीर एरिस्टोक्रेसी, राजा लोग। सबसे गरीब कौन? किसान। बीच में कौन बच गए? मिडिल क्लास। जिसमें कौन आएंगे? जिसमें हमारे कौन कौन आएंगे? टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब हमारे किस में आएंगे? मिडिल क्लास में आएंगे। तो उनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो लिखा हुआ है, दे वेयर नाइदर वेरी रिच नॉर वेरी पुअर। वो ना ही गरीब थे ना ही अमीर थे, वो बीच वाले आदमी थे। ठीक है, और इसीलिए तो इसका नाम पड़ता है मिडिल क्लास। ठीक है, आगे, दे वेयर एजुकेटेड। ये लोग बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हुआ करते थे। ठीक है, आगे, क्योंकि भाई मिडिल क्लास में कौन होते हैं बेसिकली? टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, है क्या नहीं, यही सब लोग होते हैं। तो पढ़े लिखे लोग थे ये लोग। मिडिल क्लास इंक्लूड्स इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। इसमें हमारा डॉक्टर भी आ सकते हैं, इंजीनियर भी आ सकते हैं। तो ये सब के सब हमारे मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे। आगे, द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास स्टूड फॉर द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, लिबरल मिडिल क्लास। एजुकेटेड का मतलब समझ में आ रहा है आपको?
एजुकेटेड का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि पढ़ा लिखा। लेकिन यहाँ पे ना एक वर्ड और इस्तेमाल किया गया है, लिबरल। लिबरल का मतलब है कि मिडिल क्लास में वैसे लोग जो कि पूरी तरीके से अपने आप को क्या समझते हैं, आज़ाद समझते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि हमारे ऊपर किसी का कोई कब्जा नहीं हो सकता। अरे भाई अच्छा, आप ऐसे इसको समझो, ऐसे समझो कि जरा सोचो, जो आदमी पढ़ा लिखा है, जो देश दुनिया के बारे में समझता है, क्या वो कभी भी किसी के अंडर में रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। तो लिबरल का मतलब है वो लोग जो कि पूरी तरीके से अपने आप को क्या समझते हैं, आज़ाद समझते हैं, और वो लोग मानते हैं कि जो ये खराब सिस्टम है एरिस्टोक्रेसी वाला, वो क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या कभी भी जो सबसे गरीब आदमी है वो इतना हद तक सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। क्यों नहीं सोच पाएगा? क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे उतना नहीं है, उनको देश दुनिया के बारे में उतना मालूम नहीं है, और राजा लोग कभी चाहेगा नहीं कि हमारा पावर खत्म हो। तो फिर सोचने का काम किसका रहा? मिडिल क्लास का रहा। तो मिडिल क्लास में भी हमारे कुछ ऐसे लोग थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग, जो ये चाहते थे क्या हो जाए, हमारा एबोलिशन हो जाए, किसका, एरिस्टोक्रेसी का, यानी कि एरिस्टोक्रेसी वाला जो सिस्टम है, राजा महाराजा वाला जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये केवल और केवल कौन चाहते थे? मिडिल क्लास के लोग चाहते थे। और मिडिल क्लास में भी कौन लोग? पढ़े लिखे लोग चाहते थे। ठीक है, तो लिबरल वर्ड का मतलब समझ आ गया। लिबरल का मतलब कोई पूछे तो सिंपली आपको बताना है, वो लोग जो कि पूरी तरीके से क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, और वो किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते हैं, वो पूरी तरीके से अपने आप को आज़ाद समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला भी टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो आज के टॉपिक में आपने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा, पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, और एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ा। यहाँ तक आपने पढ़ने के साथ साथ ये जान लिया कि उस समय पे यूरोप में इन तीनों लोगों का क्या स्थिति था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।